जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी में हमने पहले ही बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और उसी में ये आगे बना रहे हैं। तो जितना भी वीडियो हमने इससे पहले बनाया था वो डिजिटल बोर्ड पर था, बट अभी अभी डिजिटल बोर्ड के पास मतलब गांव में नहीं होने की वजह से डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं लेकर के इसी तरीके से ऑफलाइन क्लास लेने का प्रयास किया जा रहा। तो आप सब लोग समझिए, ये क्लास में हम सब इसके पहले भी अगर ले रहे थे तो यही चीज देख रहे थे कि एएलपी टेक्नीशियन में इसके जो 2018 में एग्जाम पड़ा उसमें क्या क्या प्रश्न पूछा था, उसी के साइंस प्रश्न का सिर्फ हम सब रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे, वहां तो हम सब पीपीटी बना करके काम करके लिया करते थे, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लाए 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2018। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा गया था। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं अभी देखेंगे, सिर्फ साइंस के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं साइंस के प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, खाली स्थान पौधे का नर प्रजनन अंग है। मतलब इनमें से जो चार ऑप्शन दिया, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और उसके बाद इसका एक चौथा ऑप्शन नीचे होगा, ठीक है, जो कि अंडाशय है। तो इसमें नर जनन अंग अगर हमसे पूछा है तो पुंकेसर हम सब देंगे। क्या देंगे? पुंकेसर देंगे। और अगर यही मादा जनन अंग अगर हमसे पूछा होता तो क्या देते? अंडाशय देते। ठीक है ना। जैसे ये पौधे में नहीं, सिर्फ मादा जनन अंग की अगर जिक्र किया होता तो हम सब अंडाशय देते। पौधे के नर जनन भाग, जैसे हम सब देखते हैं एक जो फूल, जैसे चमेली का फूल जो खिलता है, इसके ऊपर एक पैप इस तरीके से ऊपर में पैप की तरह निकले हुए रहते हैं, इसके बीच में मतलब जैसे स्पीकर बाजा वाला नहीं आता वैसे निकला हुआ रहता है। तो इसी के अंदर देखते हैं कि दो अंदर से डंडा की तरह निकला हुआ रहता है। ठीक है ना। तो वो नर जनन अंग भाग पुंकेसर कहलाता है। वही क्या कहलाता? नर जनन भाग पुंकेसर कहलाता है। चलिए ये प्रश्न था। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या पूछा गया? चौथी शताब्दी की शुरुआत में, मतलब हिस्ट्री का प्रश्न लेकर के चला गया है कि चौथी शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने खाली स्थान में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो गुप्त कहां किया था? मगध में। गुप्त कहां किया था? एक छोटी सी प्रांत जो गुप्त गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने किया है। और श्रीगुप्त जो है, गुप्त साम्राज्य कहां बना? मगध में बना। और मगध की राजधानी कहां थी? राजगीर थी। मगध की राजधानी कहां थी? राजगीर थी। और राजगीर का अन्य नाम क्या था? राजगिर या गिरिब्रज, जो कि मगध की राजधानी थी। मगध में सबसे पहला वंश कौन सा हुआ? तो हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बता दीजिए। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कौन थे? हर्यक वंश के बाद हसीन, हसीन, तो शिशुनाग वंश आता है, जो कि नाग वंश आता है और शिशुनाग उसका स्थापना करता है। तो विद्रथ था, हर्यक वंश के अंतिम शासक विद्रथ था। और विद्रथ की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। जैसे इसका देखिए, आप सब लोग अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री तो आप जानते होंगे कि जैसे इसका मगध के जो वंश हैं उसको हम सब कैसे याद करते हैं। तो उसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि हसीन मसुक सा। क्या है? हसीन मसुक सा। हसीन मसुक सा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, कन्नव वंश हो गया, तो हसीन मसुक सा। ठीक है, तो इस वंश का सातवाहन वंश हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार मगध के ये वंश हैं। तो चलिए हिस्ट्री में ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, आ जाते हैं अपने प्रश्न पे, क्योंकि इसमें एलपी वाले में एक आध प्रश्न हिस्ट्री का दिया है हर सेट में, बाकी साइंस से ही दिए हैं। तो चलिए साइंस प्रश्न पे आगे चलते हैं, ये तो रीजनिंग है। चलिए यहां आ जाइए, बायो का एक प्रश्न है। खाली स्थान एक बहुकोशिकीय जीव है। मतलब इसमें जो दिया है साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम, एगेरिकर्स या माइक्रोप्लाज्म, तो एग्रीकर्स है जो एक बहुकोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा? किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? मतलब जो उसके प्रजनन होते हैं, अर्थात जो अपने जैसे अपने बच्चे का जो जन्म देते हैं उसमें विविधता उत्पन्न होते हैं। एक हो गया बहुविखंडन, बाइनरी विखंडन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। तो जो लैंगिक प्रजनन होते हैं ना, वही प्रजनन में बहुत अधिक विविधता उत्पन्न होती है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया? पॉर्थोनोकॉर्पी
पॉर्थोनॉर्कॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फल का विकास होना, मतलब कुछ कुछ पौधे वैसे होते हैं जिसमें बिना निषेचन किए ही फल का विकास हो जाता है, उसे ही बोला जाता है पॉर्थोनॉर्कॉर्पी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। ये रीजनिंग का प्रश्न है, 10, 11 मैथ हो गया, 12 ये साइंस का प्रश्न है, लेकिन हम सब न्यूमेरिकल अलग क्लास में कर लेंगे। ठीक है, त्वरण 21 न्यूटन, बल लगाया गया 3 केजी, द्रव्यमान है, अर्थात F बराबर 21 न्यूटन और केजी उसका हो गया द्रव्यमान जो 3 न्यूटन, तो वस्तु पर लगने वाले त्वरण। चलिए तो अब 70 या 21 डायरेक्ट काट देना, 21/3 तो उसका त्वरण आ जाएगा, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स का हम बोले हैं कि पूरे जितने एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम पढ़े हैं उसका सभी न्यूमेरिकल्स एक तर करके एक क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। आ जाइए, क्या कह रहा, चलिए प्रश्न पे आगे बढ़िए। साइंस का प्रश्न, ये करंट अफेयर तो 18 में एग्जाम पढ़ा था, इसलिए 16 का करंट अफेयर पूछा है, तो आपसे अगर 24 में एग्जाम पड़ेगा तो हम सब आराम से 23-24 के करंट अफेयर पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। चलिए प्रश्न यहां देखना पड़ रहा। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, क्या कह रहा। हाँ, यहां देखिए प्रश्न का रहा है 21 नंबर, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध आधा कर दे रहे हैं, प्रतिरोध को क्या कर दे रहे हैं, तो उसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। जैसे देखिए किसी भी अगर चालक तार में प्रतिरोध को कम कर दिए तो जाहिर सी बात है कि उसमें करंट जो ज्यादा प्रवाहित होगा, और करंट जब ज्यादा प्रवाहित होगा तो वो तार गर्म नहीं होगा, अर्थात हीट नहीं होंगे, क्योंकि जब कम प्रतिरोध रहेंगे तो वो तार में चालकता विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा और ऊष्मीय प्रभाव भी उसका कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध को अगर आधा कर रहे हैं तो ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस के परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है लग रहा, कि कौन सा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिक में शामिल हो गया था और अब पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। मतलब ये करंट अफेयर के प्रश्न हो गए। तो अमित मित्रा, कौन हो गए? अमित मित्रा। चलिए इधर दिया गया, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नारी पोर्टल लॉन्च किया जो महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्रित है? तो मेनका गांधी, और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए। तो ये भी करंट के ही प्रश्न हो गए। चलिए आगे आते हैं। ये प्रश्न दिया, किसी एक सेल में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो यहाँ 2n स्क्वायर, याद है ना केमिस्ट्री का सूत्र, 2n स्क्वायर है। ठीक है, n का मान, अर्थात अगर प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, और प्रथम कक्षा की बात करें हैं तो n बराबर 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, अर्थात इसका मान 2 होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। अगर यही n का मान अगर 2 रख दें तो 2 दूना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया। अर्थात इसको देख लीजिए कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर पर रखिए, तो अगर हम n का मान अगर 1 रखते हैं तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 4 8 हो जाएगा। और अगर प्रथम कक्षा में 3 रखें, तीसरी कक्षा में अगर चर्च करें तो 3 का स्क्वायर 3 या 9 दूना 18, तो 2 8 18 32 इसी प्रकार होते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर। सूत्र यहां पूछा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जो पूछा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और एक अश्व शक्ति अर्थात 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। ये प्रश्न क्या दिया है? ट्रंप शासन में अमेरिका, ये करंट अफेयर के हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है। ट्रंप शासन में अमेरिका का एक संघीय एजेंसी द सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेट सर्विसेज की वर्तमान प्रशासिका एवं भारतीय था, उसका नाम क्या था? तो सीमा वर्मा। ठीक है, कौन थी? सीमा वर्मा थी। चलिए आगे चलते हैं। साइंस के प्रश्न कहाँ है? ये क्या दिया गया? करंट अफेयर है क्या? किसी मलयालम अभिनेत्री को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए एक विशेष ज्यूरी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किसको? मोहनलाल को मिला था। करंट के प्रश्न थे, मोहनलाल को मिला था। चलिए ये क्या, कौन सा बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय तक कार निर्माता कंपनी, क्या दिया गया? किसका?
हुडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने रहे थे तो शाहरुख खान। ये भी करंट अफेयर के उसी समय। तो करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, इसको अवश्य ध्यान रखिए। ठीक है, अभी इसमें बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए करंट अफेयर जनवरी महीने का पूरा दिया गया। ठीक है, तो आप अवश्य उसको देख लीजिए। चलिए, ये क्या प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। देखिए, ये पीएच स्केल का मान की बात की है, तो हम देखिए पीएच स्केल के बारे में पहले आपको जिक्र कर देते हैं। पीएच स्केल का निर्माण कौन किया, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का निर्माण किया गया। और पीएच स्केल बनाए किस लिए गए हैं, तो अम्लीय और क्षारीय और उदासीन या तीनों में विभिन्नता की पहचान के लिए पीएच स्केल बनाया गया। ठीक है, जैसे पीएच वैल्यू हम सब 0 से शुरू करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार 14 कहां तक पहुंचेंगे, 14 तक पहुंचेंगे। और पीएच मान 7 इसका केंद्र में होता है। तो जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होंगे, जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होंगे, और जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे, और जो 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होंगे। ठीक है, अब यहां देख लीजिए कि 7 6 और 5 और 4 ये सब है जो प्रबल है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, सॉरी दुर्बल अम्ल है। और 1 2 3 है जो प्रबल अम्ल है। अब इसमें पूछा सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो 1 होगा ना, क्योंकि 1 नीचे है। तो सबसे ज्यादा, सबसे क्या हम बोल रहे हैं कि 4 5 6 को हमने क्या दिया कि इसमें दुर्बल अम्ल दिए, और ये प्रबल अम्ल है। तो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय पावर 1 में होगा या 0 में होगा। तो हमने कहां से शुरू किया, 0 से शुरू किया, तो सबसे ज्यादा 0 में होंगे। अतः जिसका पीएच मान 0 प्राप्त होगा वो अम्लीय सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, ये तो हमने डिजिटल बोर्ड पे इसको काफी अच्छे से जिक्र किए हैं। यहाँ एक थोड़ा डिस्प्ले छोटा है, इसकी वजह से चर्च करने में नहीं बनता। चलिए फिर भी आगे चलते हैं, प्रश्न इसमें देखते हैं क्या दिया गया। ये करंट अफेयर दिया 2018 का, ये भी करंट अफेयर है। चलिए क्या प्रश्न दिया गया, समायोजित श्रृंखला में अनुवर्ती सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान इकाई के बीच में कितनी भिन्नता होती है, तो 14 की भिन्नता होती है। कितनी होती है, 14 की भिन्नता होती है। चलिए यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करेंगे, किसके रूप में, तो यूरेनियम का प्रयोग हम सब परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। किसमें, परमाणु के ईंधन के रूप में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहा को विस्थापित कर देगा, तो जस्ता। ठीक है, क्या है, जस्ता, जो आयरन क्लोराइड को, लोहे को अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। और ये जिंक ऑक्साइड अपने खुद अभिक्रिया करके बना लेगा। ठीक है, चलिए बैंक में हमेशा होता है क्या, तो बैंक में क्या होता है, खाता धारक, मतलब जब तक अकाउंट नहीं खुलल रहेगा तो बैंक कहलाएगा, एटीएम नहीं रहेगा कहलाएगा, लॉकर नहीं भी रहेगा तो भी कहलाएगा, प्रबंधक नहीं भी रहेगा तो बैंक कहलाएगा। लेकिन खाता धारक, जब अकाउंट नहीं उसमें किसी का खुला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, बैंक। इसीलिए इसमें बैंक में हमेशा होता है खाता धारक। चलिए अगले चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न आ जाते हैं, कहाँ गया साइंस का, आगे बढ़िए। चलिए हम सब कहां तक पहुंच चुके हैं, 59 तक पहुंच चुके हैं। अवतल दर्पण पर जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये तो सिंपल है, जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पर, और अनंत पर से अगर फोकस पे प्रतिबिंब आ रहा तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा इसमें, और उल्टा बनेगा। चलिए बहुत अच्छा, गाना भी सुनते हुए चलना हम सबको, क्या कीजिएगा, हॉस्टल लाइफ। चलिए, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात ज्ञात कीजिए। जल का सूत्र H2O होता है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और ऑक्सीजन की 8 होती है। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 होगा, क्योंकि इसको लिख करके हम कैसे छोटे डी, चलिए कोई बात नहीं। ये इसमें पूछा है किसका अनुपात, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस हिसाब से तो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 हुआ, इसका द्रव्यमान भी 1 ही होगा। लेकिन ऑक्सीजन तो H2O, जल में की बात की जा रही है ना, H2O तो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 1 को हम जब 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान इसका 16 हो गया, तो 2:16, इसको काट देंगे तो 1:8 आ जाएगा। इसीलिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। चलिए आगे आ जाते हैं, C6H14 में किसका सूत्र लगा गया, किसका सूत्र है, तो देखिए इसमें हम सब ये आपको याद है केमिस्ट्री में एक गिनती, मोनो डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा ऑक्टा नोना डेका। चलिए ये भी याद है, इसमें हम सब आते हैं C6H14 है। ठीक है, देख ले 6 दूना 12 2 14, एल्केन का सूत्र लगा हुआ है CnH2n+2, CnH2n+2 लगा हुआ है, इसीलिए इसमें 6 दूना 12 2 14 हो गया, तो एल्केन है, अर्थात केन वाला ही सूत्र लगेगा। ये देखिए हेक्साइन है, आइन आ गया, हेप्टाइन है, आइन आ गया, नहीं होगा, हेक्सिन है, नहीं सीन वाला नहीं आएगा, हेक्सेन, तो एल्केन, यहां देखिए ना केन आले, तो हेक्सेन क्या हो जाएगा, हेक्सेन का सूत्र है C6H14।
हेक्सेन का सूत्र। चलिए क्या दिया है और आगे चले, 75 तक बस पहुंचने ही वाले हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोधक कहा जाता है। अब बताइए कि ये तार हम लिए हैं, उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, अब उसमें करंट कहां से प्रवाहित होगा, तो उसको प्रतिरोधक कहते हैं, कि उसमें करंट जा ही नहीं रहा है एकदम, तो वो प्रतिरोधक कहलाएगा। ठीक है, जिसमें कम होगा वो अर्धचालक कहलाएंगे, जिसमें एकदम नहीं होगा एकदम चालक कहलाएगा, दनादन उसमें जाएंगे करंट। चलिए चलिए 75 कहाँ गया, 70 तक पहुंच चुके हैं, 70 तक पहुंच चुके हैं, 70 भी नहीं, 71। क्या करा, पानी के द्वारा ऊपर की तरह लगाया गया बल। अब पानी में अगर हम कोई चीज को नीचे ढकेल रहे हैं, वो ऊपर ढकेला तो उत्प्लावन बल, और आर्किमिडीज उत्प्लावन बल के सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। ठीक है, तो जब वस्तु को पानी में अगर कोई वस्तु उसको ऊपर भेज रहा है, इसका मतलब उत्प्लावन बल है। चलिए, दिल्ली किस नदी के किनारे, यमुना, फेमस है ना जी, दिल्ली किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। चलिए आ जाते हैं 75, लास्ट प्रश्न देख लीजिए किसका दिया। चलिए लास्ट प्रश्न दिया है साइंस का, मानव मस्तिष्क पर ध्वनि का अनुगुंजन कितनी देरी तक रहता है। अर्थात ये प्रश्न ये पूछ रहा ना कि जब कोई मनुष्य अगर किसी आवाज को सुनता है तो उसके मस्तिष्क में वह आवाज कितनी देरी तक गूंजता हुआ रहता है, तो 0.1 सेकेंड। कितना है, 0.1 सेकेंड। तो चलिए इस हिसाब से हमने 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट की, और सेकेंड शिफ्ट अब 21 तारीख को अगले वीडियो में करेंगे। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल क्लास 4-5 दिन चलेगी, तो इसी तरीके से चलेगी, फिर जब कैंपस के पास पहुंचेंगे तो क्लास लाइव चलेगा, डिजिटल पे चलेगा। तो चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद।